गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार। और आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 फिजियोलॉजी का डालने जा रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट से देखते हैं कि कोई भी लेक्चर्स जो हो वो सीरीज़ वाइज में नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एज इट इज़ बेस्ट कंटेंट जो है फिजियोलॉजी का फ्रॉम द बुक के सिम्बोलिंगम आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ताकि इसके हेल्प से MBBS वाले, BDS वाले, BHMS, BMS एंड BSc नर्सिंग सारे कोर्स को इससे हेल्प मिले। तो ये मेरा कोर्स का आज इनिशिएशन है और ये लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को जा रहा है। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। पहले ब्लड की क्लासिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे, उसके बाद जो है फर्दर क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में आके देखेंगे। बट ऐसे हमारे इस चैनल का जो विजय मेडिकोज है, बेसिकली इसका ये मेन मुद्दा होगा इस चैनल का कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फिजियोलॉजी के जो कि के सिम्बोलिंगम पे बेस्ड होंगे एंड पैथोलॉजी जो कि हर्ष मोहन पे बेस्ड होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करूँ और आप लोग सपोर्ट इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम आज का लेक्चर्स चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो हम लोग पहला लेक्चर्स ब्लड की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी जगह ब्लड के बारे में पढ़े हैं, बट आज हम लोग ब्लड के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल जानेंगे, उसके बारे में क्लासिफिकेशन कुछ अच्छा जानेंगे। और कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ कि आप लोग जितनी भी ब्लड की क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे उससे कुछ डिफरेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्लड विथ अ बेटर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। ओके, if we talk about the blood classification, the blood is further divided into two parts. First one is the formed elements, that is also known as cellular part of the blood. And the second one is fluid part, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा। तो पहले हम लोगों ने ब्लड का क्लासिफिकेशन किया 2 कैटेगरीज में। पहला है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, दूसरा हमारा है फ्लूइड पार्ट। बेसिकली जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं तो ब्लड में आपको ओवरऑल ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड में कुछ हमारे सेलुलर पार्ट होते हैं और कुछ फ्लूइड पार्ट होते हैं। बट रिमेंबर, ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि फ्लूइड पार्ट जो है हमारे ब्लड का 55% कैरी करती है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेलुलर एलिमेंट्स जो है वो आपका 45% कैरी करता है। मतलब कि फ्लूइड पार्ट्स या फिर प्लाज्मा हमारे ब्लड का ज़्यादा कंटेंट है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, यू ऑल नो कि ये 3 पार्ट्स में होंगे डिवाइड। पहला एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट एंड थर्ड वन इज द प्लेटेलेट्स। बट याद रखना है कि प्लेटेलेट्स हम लोग नॉन मैमल के लिए यूज़ करते हैं और मैमल्स के लिए हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब मैं ब्लड की मैचुरेशंस के बारे में या फिर कह लीजिए उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एरिथ्रोपोएसिस कह लीजिए, तो आप ज़्यादा जानोगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारा जो प्लेटलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेगा कैरियोसाइट से बने हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी मैं ओवरऑल एक छोटा सा चीज़ बता दिया मैंने कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हमारा ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोएसिस हमारा मेगा कैरियोसाइट से बनता है। एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड साइट का मतलब होता है कि सेल, रेड सेल। ल्यूको मीन्स कलरलेस या फिर वाइट एंड प्लेटलेट्स। एंड वी नेक्स्ट कम कि ल्यूकोसाइट्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो हमारा हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा हमारा हो गया ए ग्रेन्युलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और एक ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब है कि इसके पास ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। अब हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स की क्लासिफिकेशन और एक ग्रेनुलोसाइट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट वन थिंग रिमेंबर, मैं सबकी डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा, मुझे फोकस करना है इस टॉपिक में प्लाज्मा को, इसीलिए मैं सारा फोकस प्लाज्मा पे उठा के रखूंगा। अभी जो मैंने क्लासिफिकेशन एरिथ्रोसाइट्स की बात करी, ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ, इसकी भी इरिथ्रोपोएसिस, इसकी भी मैच्योरेशन मैं सब डिटेल में बताऊंगा। बट अभी जो है हम लोगों को पूरा फोकस करना है प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि कई सारे वीडियो कंटेंट मैंने देखे हैं उसमें प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं दे रखा है। बट मैं अकॉर्डिंग टू के सिम्बोलिंगम मैं कुछ कंटेंट को यहाँ पे डिटेल दूंगा कि प्लाज्मा के क्लासिफिकेशन हम लोग को किस तरीके से करने हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अगर मैं बात करूँ ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ग्रेनुलोसाइट्स के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, और वो है पहला इसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। Remember, in some book, eosinophils is also known as acidophil. तो ग्रेनुलोसाइट्स के 3 क्लासिफिकेशन हुए, eosinophils, basophils and neutrophils. If we talk about the agranulocytes, agranulocytes is further classified into 2 parts. First one is the monocyte and the second one is lymphocyte. The most important thing is that lymphocyte is further classified into 2 parts, T lymphocytes and B lymphocyte. ओके, इट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ WBC मैंने यहाँ पे कराया, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स है और ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स के 2 टाइप्स है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। आपको जान के एक बात हैरानी होगी कि जब हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करते हैं तो उस वक्त मोनोसाइट्स होते हैं, बट ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, जो कि मैं पैथोलॉजी का पोर्शन कवर करूंगा, जब ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन मोनोसाइट्स विल मूव आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेजेस मैच्योर होके बनते हैं, बट कब? जब इन्फ्लामेशन होंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन आवर ब्लड वेसल्स के परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा होते हैं, डायलेट करते हैं, तो उसके एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैपिंग आ जाते हैं, और गैपिंग आने के कारण क्या होते हैं कि वहाँ से मोनोसाइट्स जंप आउट करके बाहर निकल जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में, एंड दैट इज मोनोसाइट इज नाउ कॉल्ड मैक्रोफेजेस। तो हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन देख लिया। नाउ विल कम ऑन द फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा, जिसके बारे में आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग ये सब के बारे में फिर देखेंगे, बट अभी जो मेन फोकस है हमारा वो प्लाज्मा, जो कि 55% कवर करती है, इसे एनी हाउ कवर करना, वो भी बेस्ट तरीके से कवर करना। तो मैं देखता हूँ इसे आगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे। तो प्लाज्मा जो कि 55% कवर करता है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड पार्ट, वाटर पार्ट एंड गैसियस पार्ट। क्या है हमारा? गैसियस पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट को मैंने बांटा।
अगेन सॉलिड पार्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम, वन थिंग फिर से ध्यान दें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके आते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, इतने सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट। और अगर मैं और फर्दर आगे बात करूं तो इसमें भी आयरन और कॉपर भी होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयरन एंड कॉपर। तो इनऑर्गेनिक पार्ट्स में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत सारी होती हैं, बट उसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं कि पहले क्या करते हैं इस चीज़ को कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें इतने सारे तो मिनरल्स आ ही चुके हैं हमारे, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयरन एंड कॉपर। ओके तो हम लोग प्लाज्मा की क्लासिफिकेशन देख रहे थे। प्लाज्मा ब्लड में 55% कवर करती है। प्लाज्मा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड पार्ट, वाटर पार्ट एंड ग्लूकोज पार्ट। सॉलिड पार्ट 7 to 8% होती है, वाटर पार्ट 92 to 93% होती है एंड गैसियस पार्ट 0 to 0.1% होती है। तो ये सारे परसेंटेज में भी मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड पार्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयरन, कॉपर एंड आयोडाइड। ये सारे जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उसमें आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, अमोनिया एसिड आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं, इंटरनल सिक्रीशन आते हैं, एंजाइम आते हैं एंड 7th नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस आते हैं और 8 एंटीबॉडीज आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में 8 क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा है अमीनो एसिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है फैट्स, पांचवा है इंटरनल सिक्रीशन, छठा है एंजाइम एंड 7th है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन की तो प्लाज्मा प्रोटीन फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। स्पेस नहीं था, मैं काम करता हूं ऊपर लिख दे रहा हूं। प्लाज्मा प्रोटीन is further classified into 3 parts and that one is, first one is albumin, second is globulin and third one is the fibrinogen. One thing remember, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं और वो मैंने एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन से नोट डाउन करा है यहाँ पे। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं बट मैं आगे देखूंगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन तो ओवर हो गया। दूसरा बात करूँ अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। अमीनो एसिड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
essential amino acid and second one is non essential amino acid। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? ये एक ऐसे एमिनो एसिड होते हैं, जाहिर सी बात है आप ये जानते हैं कि एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनते हैं। तो एमिनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, बट हमारी बॉडी उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है खुद ब खुद, और हमें उसे डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। दैट इज नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। एक बार फिर से, इसेंशियल एमिनो एसिड उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसीलिए हम डाइट सोर्स से, हम बाहर से उसे खाने में लेते हैं, उसे हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और इसेंशियल एमिनो एसिड टोटल वो आगे देखा जाएगा। उसके बाद नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हो गए हमारे। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उसके प्लाज्मा प्रोटीन का तो क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल एक ही क्लासिफाइड है और वो है ग्लूकोज। मैं यहीं लिख दे रहा हूँ ग्लूकोज। फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में 3 आते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इधर लिखता हूँ मैं फैट्स के लिए, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली फैट्स के ये दोनों ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। फिर से मैं बात करूं, सॉलिड पार्ट के 2 पार्ट थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये सारे कंपोनेंट लिख रखा है। ऑर्गेनिक में पहला है प्लाज्मा प्रोटीन, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ है। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन यहाँ है। एंड कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ग्लूकोज आते हैं। फैट्स में आपके ट्राइग्लिसराइड्स आ गए एंड फॉस्फोलिपिड आ गए। इंटरनल सिक्रीशन में आपका कुछ नहीं, हार्मोन आता है। हार्मोन्स के बारे में आगे देखा जाएगा। इंटरनल सिक्रीशन में हार्मोन आते हैं। और एंजाइम का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। एंजाइम में क्या क्या आते हैं? अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है याद करने के लिए, तो एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी है और एसिड फॉस्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एस्टरेज, ट्रांस एमिनेज, ये सारे के सारे एंजाइम हैं, क्योंकि नाम में एज लगा है। जब कभी भी किसी के नाम में एज लगा हो तो ज़्यादातर वो हमारे एंजाइम ही होते हैं। ये याद रखना है एक तरीका कि नाम के लास्ट में अगर एज लग जाए हमारा सफिक्स, देन इट विल नोन एज एंजाइम। ये हमारे अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एसिड फॉस्फेटेज, एस्टरेज एंड ट्रांस एमिनेज। तो प्लाज्मा प्रोटीन इधर हो गए, एमिनो एसिड यहाँ हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फैट का ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, इंटरनल सिक्रीशन में हार्मोन, एंजाइम का ये क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया। 7th वन इज द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। मतलब ये एक ऐसे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट नहीं है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, ओके। इसमें आते हैं आपके अमोनिया, क्रिटेनिन, ज़ैंथीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि नॉन प्रोटीन है बट नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। अमोनिया में NH3 नाइट्रोजन कंपोनेंट है, क्रिटेनिन, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, यूरिया। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये सारे के सारे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, बट रिमेंबर इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये बच्चों को मिसकंसेप्शन हमेशा होती है कि एवरी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, बट नहीं। यहाँ पे याद रखना है कि ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है, ओके। 8 वन इज द एंटीबॉडीज आते हैं, और एंटीबॉडी तो हमारे 5 होते हैं टोटल। अमोनिया, क्रिटेनिन, ज़ैंथीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड आते हैं। इंपॉर्टेंट जो कि बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट बनते हैं क्या कि नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है तो उसमें प्रोटीन के कंटेंट होंगे ही होंगे। ये बिल्कुल सोचना गलत है। अगर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है तो
तो नॉन प्रोटीनियस भी हो सकते हैं और प्रोटीन वाले भी हो सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस तो हैं बट ये नॉन प्रोटीन वाले हैं। उसमें कौन कौन से हैं? क्रिटीन हो गए, क्रिटिनिन हो गए, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया एंड ज़ैंथीन हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7 पार्ट ओवर हो गया। 8 में हमारा एंटीबॉडीज आते हैं। एंटीबॉडी 5 होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। मग दे मतलब वो जो मग होते हैं जिससे हम लोग नहाते हैं या फिर, है ना, तो मग दे MAGDE। M से एंटीबॉडीज IgM, एंटीबॉडी IgA, एंटीबॉडी IgG, एंटीबॉडी IgD और एंटीबॉडी IgE। ये टोटल 5 एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होते हैं। IG का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन G। लिख देता हूं मैं, बाकी बाद में बताऊंगा। इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो M के लिए क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E। ये हमारा टोटल एंटीबॉडीज हो गया। तो ब्लड का मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाना चालू करा, जिसमें से मैंने बताया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सेलुलर पार्ट्स होते हैं, और दूसरा हमारा फ्लूइड पार्ट होते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारा 45% कवर करता है हमारे ब्लड का, एंड प्लाज्मा जिसे फ्लूइड पार्ट कहते हैं वो 55% कवर करता है। प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ना था। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि प्लाज्मा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, वाटर एंड गैसेस। सॉलिड जो है हमारा वो 7 to 8% है, वाटर हमारा 92 to 93% होता है और गैसेस 0.1% होते हैं। सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयरन, कॉपर, आयोडाइड आ गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्लाज्मा प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इंटरनल सिक्रीशन, एंजाइम, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस एंड लास्ट एंटीबॉडीज। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टोटल 8 क्लासिफाइड है। प्लाज्मा प्रोटीन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एमिनो एसिड are further classified into 2 types, essential amino acid, non essential amino acid। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज आ गए, फैट्स में ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड याद रखना है। इंटरनल सिक्रीशन में आपके हार्मोन्स आ जाएंगे। एंजाइम में आपके अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, एसिड फॉस्फेटेज, एस्टरेज एंड ट्रांस एमिनेज जैसे एंजाइम आते हैं। 7th में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस में अमोनिया, क्रिटीन, क्रिटिनिन, ज़ैंथीन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और एंटीबॉडीज जो कि 5 होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, जिसे याद करने के लिए मैंने एक टिक छोटा सा दिया, मग दे। लास्ट हमारा वाटर जो कि 92 to 93% है, ये तो वेल नोन है। बट गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं मैं ये लिख देता हूँ। गैसेस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मैंने आज का प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन जो कि डिटेल में देखना था वो हम लोगों ने आज डिटेल में देखा, प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सेलुलर पार्ट था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पार्ट थे, उसे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एंड वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट कि मैं इसे फिजियोलॉजी ब्लड का पढ़ा के उसके बाद में इसके पैथोलॉजी में घुसूंगा, दैट इज हेमेटेनिक्स टॉपिक में एंटर करूंगा। पैथोलॉजी मैंने पहले ही कहा, पैथोलॉजी हमारी हर्ष मोहन के बुक और कंटेंट्स को फॉलो करते हुए चलेंगे हम लोग। तो आज का जो कंटेंट था इसे आप लोग एक बार ज़रूर देखें और होप सो आप लोग इस वीडियो को, कंटेंट को लाइक करें, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये हमारे आज के क्लासिफिकेशन हो गए। तो लास्टली मैं कहना चाहूँगा, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप लोग लाइक्स
एंड एक सब्सक्राइब दे सकते हैं, ताकि उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं इस तरीके के वीडियोस, डिटेल वीडियोस रिलेटेड टू एनी अदर्स एग्जाम्स ऑफ द मेडिकल्स मैं आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।